हेलो स्टूडेंट्स। आज जैक द्वारा शाम को क्लास 10th का जो मॉडल पेपर था वो जारी कर दिया गया। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन सा आंसर किसका होगा और क्यों होगा, कैसे होगा, उस सबको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, एक का एक कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है? तो सरल रेखा में। ठीक है, सरल सीधी रेखा में गमन करती है। तो ऑप्शन को इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है कि स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन ख सही है। और दूर बिंदु होता है अनंत, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है कि धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो धारा मापने के यंत्र को एमीटर कहते हैं। एमीटर से धारा मापा जाता है, वोल्टमीटर से विभवांतर मापा जाता है, थर्मामीटर से शरीर का तापमान मापा जाता है और मैनोमीटर से दाब को मापा जाता है। ये सभी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, V/I का अनुपात क्या कहलाता है। तो R बराबर V/I होता है। तो R यहाँ पर क्या होता है? प्रतिरोध। तो यहाँ को ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन 2 का 1 है, क्या है कि Fe2O3 प्लस 2 एल्युमिनियम दिया गया। ठीक है, अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस लोहा बना रहा है। ठीक है, यहाँ क्या देख रहे हैं आप लोग कि एल्युमिनियम जो है वो लोहा को Fe को क्या कर दे, विस्थापित कर दिया। तो अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कोई कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। उसे क्या कहते हैं? उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या कर दिया, उसको विस्थापित कर दिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक, अब देखो दूसरा दिया गया, दूसरा का मैंने क्वेश्चन में 2 का 2 है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, याद रखिए। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में, दही में। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, संतरा में। टार्ट्रिक अम्ल याद रखिएगा आपको, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में, अंगूर में। ठीक है, ये सब याद रखिएगा आप लोग। साधारण नमक का सूत्र होता है, इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, अब दिया है किसी विलयन का pH मान 5 है, वो क्या होगा। तो 7 से कम जो होता है pH मान वो होता है अम्ल सब। ठीक है, तो ये अम्ल हो गया। COCl2 का यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? इसका विरंजक चूर्ण इसको बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है कि शुष्क बुझे हुए चूना से क्लोरीन जब अभिक्रिया करता है तो विरंजक चूर्ण बनता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R हो तो उसकी फोकस दूरी F बराबर क्या होगा। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, याद रखना। F बराबर क्या होगा, R/2। ठीक है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है। तो आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। ठीक है, आप लोग याद रख लेना। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम। ठीक है, कूलम। ठीक है, याद रखना, आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 का, अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है अल्केन का। ठीक है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सब का आप लोग याद रखिए। अल्केन का होता है CnH2n+2, ये होता है अल्केन का। अल्काइन का क्या, अल्कीन का क्या होता है? CnH2n, ये होता है अल्कीन का। अल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2, ये होता है अल्काइन का। ठीक है, ये सब आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अम्ल क्षारक के बीच अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो अम्ल क्षारक के बीच अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनी। ठीक है, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब दिया गया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है वो पहले जान लो। ये कोई परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। ठीक है, ये आपतित किरण इसको बोला जाता है, इसको परावर्तित किरण बोला जाता है। ठीक है, और ये होता है अभिलंब। ठीक है, तो इसका 2 नियम, क्या 2 नियम हो गया कि आपतन कोण, इसको आपतन कोण बोला जाता है, इसको परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर। दूसरा क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ठीक है, तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये 2 नियम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोग को लिखिए। अवतल दर्पण का किन्हीं 2 उपयोग लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट तो इसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है? सेविंग दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद सौर भट्टी में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ उपयोग किया जाता है? सौर भट्टी, सौर भट्टी में। ठीक है, सौर भट्टी में किया जाता है। टॉर्च में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, टॉर्च में किया जाता है। हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है, हेड लाइट। ये सब आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसमें उपयोग किया जाता है।
अब दिया गया है 3 चालकों 2 ओम, 8 ओम तथा 6 ओम का श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध हम लोग को निकालना है, तो आर एस बराबर, तो आर एस बराबर R1, 3 को प्रतिरोध दिया R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को इसी क्रम में जोड़ देंगे, ये होता है तुम्हारा श्रेणी क्रम संयोजन होता है। ठीक है, तो कितना है 2 + 4 + 6, तो हो गया 4 2 6 6 12, तो 12 ओम हो गया समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध 12 ओम हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दिया गया है 10 क्या दिया है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। याद रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम क्या होता है कि सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। जब ये वायुमंडल में जलवाष्प उपस्थित रहता है ना, उसके संपर्क में आता है तो बहुत तेज अभिक्रिया करने लगता है। ठीक है, जब जो हाइड्रोजन उत्पन्न होता है ना, वो क्या होता है, जलने लगता है। इसलिए इसको क्या किया जाता है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ लो। सोडियम क्या है, बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, जब ये नमी या जलवाष्प कुछ भी इसके संपर्क में आता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोजन गैस से क्या होता है, तुरंत प्रज्वलित होने लगता है, माने जलने लगता है। तो इसको जलने से रोकने के लिए, ठीक है, इसको क्या किया जाता है, केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करना है। ठीक है, समीकरण क्या दिया गया है, N2 + H2, ठीक है, तीर चिन्ह कितना दिया गया है, NH3। ठीक है, देखिए इधर नाइट्रोजन कितना है 2, इधर नाइट्रोजन कितना है 1, बराबर नहीं है। ठीक है, इधर नाइट्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन 1। ठीक, यहाँ हाइड्रोजन कितना 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना 3। ठीक है, बराबर तो नहीं है। अब देखो बराबर करते हैं, तो यहाँ 2 ले लेते हैं, तो नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 बराबर हो गया। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 तिया 6, इसको गुना हो जाता है, तो 2 तिया कितना 6, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो इसको 3 से गुना कर देते हैं, तो 3 दूनी कितना हो गया 6। अब देखो संतुलित हो गया, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6, तो 1 नंबर संतुलित हो गया। ठीक, अब ए नंबर संतुलित हो गया। ठीक है, अब 2 देखो, 2 कितना दिया गया है, सॉरी क्या दिया गया है, Fe + H2O। ठीक है, H2O, उसके बाद तीर चिन्ह Fe3O4 + H2। ठीक है, इतना दिया गया। अब देखो यहाँ Fe कितना है 1, यहाँ Fe कितना है 3, संतुलित तो नहीं है। ठीक है, तो संतुलित करते तो यहाँ 3 ले लो, तो Fe3 संतुलित हो गया। ठीक ना, अब देखो हाइड्रोजन कितना है, H2 है, H2 यहाँ भी है। ठीक है, H2 क्या है, यहाँ भी है, ये संतुलित है। ठीक है, H2। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 4, बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर करते हैं, तो यहाँ 4 लेते हैं, यहाँ पर कितना लेते हैं 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 8 हो गया, हाइड्रोजन 8, सॉरी हाइड्रोजन 8, हाँ ठीक है, हाइड्रोजन 8, तो यहाँ भी 4 ले लो, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 8 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन 4, संतुलित हो गया। ठीक है, और एक बार फिर से समझाता हूँ क्या है, सॉरी Fe + ठीक है, तीर चिन्ह उसको नीचे लिख देता हूँ तो अच्छा से समझ में आएगा, Fe3O4। ठीक है, Fe3O4 प्लस क्या है H2 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, Fe कितना है 1, Fe कितना 3, बराबर नहीं है, तो यहाँ 3 ले लो, तो Fe3 बराबर। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, बराबर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4, बराबर नहीं, तो ऑक्सीजन 4 करने के लिए यहाँ 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 8, तो 8 हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना कर देंगे 8 4 दूनी 8। अब देखो Fe3 बराबर, हाइड्रोजन 8 बराबर, ऑक्सीजन 4 बराबर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया गया अगला क्वेश्चन कि एक धातु के नाम अथवा संकेत लिखे जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो नाम पारा याद रखिएगा आप लोग, क्या याद रखना है, पारा, इसका संकेत होता है Hg, संकेत क्या होता है Hg। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखा है क्या है, एक ऐसी अधातु का नाम अथवा संकेत लिखे जो विद्युत के सुचालक, अधातु का नाम हो रहा है और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, ये आप लोग याद रखना। तो अधातु क्या है, अधातु ग्रेफाइट। ठीक है, क्या होता है ग्रेफाइट, जो विद्युत का क्या होता है कुचालक। तो ऐसी अधातु क्या है, याद रखिए आप लोग, ऐसी अधातु जो विद्युत का चालक होती है वो होता है ग्रेफाइट। ठीक है, वो कार्बन का प्रूफ है, इसलिए उसको भी सी से, सॉरी उसको भी कैसे दिखाया जाता है, उसका भी संकेत क्या होता है सी होता है। ठीक है, कार्बन का प्रूफ है इसलिए। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है
13 नंबर क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका क्या कारण है, इसका संशोधन किस प्रकार संभव है, याद रखना। ठीक है, क्या बोला है कि निकट दृष्टि दोष क्या है। तो निकट दृष्टि दोष क्या है, जिसमें निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख, इस दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसे निकट दृष्टि दोष करें। इसके क्या कारण है, तो याद रखिएगा आप लोग इसका कारण। ये क्या, मान लो नेत्र है, ठीक है, इसका जो प्रतिबिंब जो बनता है ना, वो प्रतिबिंब बनने लगता है रेटिना के आगे। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है, रेटिना के आगे, इसलिए उसको स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, दो कारण। ठीक है, दो कारण, या फिर नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। फर्स्ट कारण क्या हो गया कि नेत्र गोलक का बड़ा हो गया। मान लो यहाँ पर रहता तो ये तो देख पाता ना, यहाँ पर रहता तो क्या कि ये रेटिना पर बनता, लेकिन ये कहाँ पर हो गया, यहाँ। इसका मतलब ये क्या हो गया, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। दूसरा क्या हो सकता है कि फोकस दूरी का घट जाना, फोकस दूरी का घट जाना, इसलिए ये क्या हो गया, इसका फोकस दूरी घट गया। अगर फोकस दूरी अधिक होता तो यहाँ पर बनता, लेकिन ये कहाँ बन रहा है, यहीं पर है। ठीक है, ये तो फोकस दूरी घट जाना या फिर नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना इसका कारण हो सकता है। ठीक है, तो इसको ठीक कैसे किया जाता है, इसको ठीक किया जाता है तो आप लोग याद रखिएगा, इसको अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। अवतल लेंस इसको लगा दिया जाता है तो ये क्या करता है, किरणों को फैलाता है, किरणों को फैला दिया, अवतल लेंस किरणों को फैलाता है, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाता है और प्रतिबिंब कहाँ बनने पर, रेटिना पर बनने लगता है, इसलिए उसको स्पष्ट दिखाई नहीं लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर उपचयन और अपचयन की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक का एक उदाहरण भी लिखिए। ठीक है, ऑक्सीजन के योग के आधार पर, तो ऑक्सीजन का योग होता है उसे कहते हैं हम लोग उपचयन अभिक्रिया। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये योग कर लिया, तो योग कर लिया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो क्या क्या अभिक्रिया इसका नाम बोलते हैं, इसका नाम है उपचयन, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है, अब मान लो ऑक्सीजन का क्या, ह्रास मान लो। ठीक है, तो मान लो कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है, इसको जब हम लोग गर्म करेंगे ना तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर बनेगा प्लस ऑक्सीजन होगी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो रहा है। ठीक है, याद रखना है कि ऑक्सीजन का योग होगा उसको उपचयन और ऑक्सीजन का ह्रास होगा उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखिए। इस सब का क्या लिखना है, रासायनिक सूत्र लिखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगला देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड का CaO। ठीक है, इसको बिना बुझा हुआ चूना भी बोला जाता है। ठीक है, तीसरा क्या है कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड इसी को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, तो यहीं Cl होता है। ठीक, अगला देखते हैं, अगला क्या है, कॉपर सल्फेट, इसको बोला जाता है नीला तोता, याद रखिएगा, तो CuSO4। ठीक है, इसको नीला तोता बोला जाता है, CuSO4। ठीक है, इंटू 5H2 तब उसका पूरा नाम होता है नीला तोता। ठीक है, इसको कॉपर सल्फेट का CuSO4 होता है। ठीक, अगला देखते हैं कि दर्पण सूत्र व आवर्धन का सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है दर्पण सूत्र होता है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, ये हो गया दर्पण सूत्र। ठीक है, आवर्धन निकालने का फॉर्मूला M बराबर होता है, M बराबर दो फॉर्मूला से निकलता है। एक वो निकलता है दर्पण के लिए -V/U। ठीक है, दूसरा कैसे निकलता है, दूसरा निकलता है M बराबर H डैश, मानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बीम की ऊंचाई, दोनों तरीके से इसका आवर्धन हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बोला उसी क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बीम है, मतलब ये H दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया, H दिया गया है 4 सेंटीमीटर, H 4 सेंटीमीटर है, और बीम और किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की बात हो रहा है। ठीक है, एफ बराबर कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी के अवतल दर्पण से किसका बात हो रहा है, अवतल दर्पण का बात हो रहा है। अवतल दर्पण में सब कुछ माइनस होता है, आप लोग याद रखना, सब कुछ क्या, खाली एच छोड़ के, एच ऊपर वाला प्लस में होता है। ठीक है, एच डैश प्लस माइनस दोनों हो सकता है। ठीक है, तो एफ इसमें क्या होगा, माइनस, एफ क्या हो गया, माइनस में होगा। ठीक है, फोकस दूरी अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, यू तो हमेशा माइनस होता है, कोई भी दर्पण रहे चाहे लेंस, तो -25 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, -25 सेंटीमीटर है, तो क्या -25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करना है। इसका स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो इसको बढ़िया से पहले लिख लेते हैं। पहले तो एच दिया गया है, एच कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। ठीक, एच 4 सेंटीमीटर, उसके बाद दिया एफ कितना दिया है, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद दिया गया
यू बराबर दिया है, यू बराबर कितना दिया है, -25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोला है इसे दर्पण सूत्र से बनाएंगे तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, तो 1/v हमको तो नहीं मालूम है, तो 1/v बराबर निकालते हैं। तो 1/f, 1f कितना दिया है, -15, ये प्लस उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बटा 1/u कितना दिया है, -25 दिया गया। ठीक है, जब लघुत्तम लेंगे ना तो कितना लघुत्तम, 25 15 को 75 हो गया, ये हो गया 75, तो माइनस हो गया -15 × 75, ई माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 25 दिया 75, तो -5/3 हो रहा है, मतलब यहाँ क्या बचेगा, -2/75। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ, 1/v बराबर -2/75। जब इसको सीधा करेंगे तो v बराबर हो गया 75/2, तो -37.5 हो गया। ठीक है, -37.5 हो गया v का मान। तो क्या बोला है कि प्रतिबिंब की स्थिति, तो स्थिति हो गया कितना, v बराबर -37.5, स्थिति हो गया। प्रकृति ये देखो, प्रकृति अभी पता चलेगा कि वास्तविक है उल्टा क्या है, कैसे पता चलता है। ठीक है, इसके माने और क्या साइज तो पता है, एच तो तभी हम बता सकते हैं कि इसको प्रकृति कैसा है। ठीक है, तो ये हो गया -37.5। ठीक है, अब देखो m बराबर फॉर्मूला क्या था, दो फॉर्मूला आता है, m बराबर v/u बराबर h डैश/h। ठीक, तो -v का मान कितना है था, -37.5। ठीक है, तो माइनस और ये -37.5। ठीक है, 37.5 बटा में माइनस ये का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर था, बराबर एच डैश हमको निकालना है, और एच तो 4 दिया गया। ठीक है, तो माइनस माइनस काट दो, तो जब इसको डिवाइड करेंगे ना, ये पॉइंट को नहीं हटा, छोड़ दो, डायरेक्ट काट दो। 25 इसको जब कट करेंगे ना तो 25 से कम 25, 12, 25 × 125, 15 आया, 15 एक 1.5, कितना आया 1.5, तो 1.5 आया, तो 1.5 को 4 से कर देंगे तो एच डैश बराबर हो गया तुम्हारा, माइनस बचा है इसलिए -6 सेंटीमीटर। तो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो नीचे बन रहा है, नीचे बन रहा है माने वास्तविक है वो उल्टा बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, वास्तविक है वो उल्टा। ठीक है, और साइज एच बराबर कितना है, माने प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 कि ओम का नियम को लिखें। तो ओम का नियम क्या होता है, भी समानुपाती आई। ठीक है, ओम का नियम क्या होता है, किसी चालक के कोई भी चालक तार है, ठीक है, चालक तार के दोनों सिरों के बीच, ये मान लो चालक तार है, कि दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा का क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनो, फिर से बताते हैं। ठीक है, क्या होता है कि नियत ताप पर, ये लिखना आप लोग को, ठीक है, हम बता दे रहे हैं क्या होता है, नियत ताप पर किसी चालक लिखेंगे तो लेट होगा। ठीक है, हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, नियत ताप पर किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, या फिर आप लोग याद रखिए कि नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा उसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, किसी चालक में कि नियत ताप लिखना जरूरी है, नहीं तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित जो धारा है उसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, इस समानुपाती हटाते हैं, उसके जगह क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। तो भी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आई आर, जहाँ आर क्या है, नियतांक बोलो या फिर प्रतिरोध बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब क्या बोला है, इसका प्रायोगिक सत्यापन करना है, ठीक है, तो सत्यापन इसका कैसे करेंगे, कि सत्यापन करेंगे तो पहला बात याद रखना है, इसका प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए ना आप लोग को क्या करना है, 1.5 वोल्ट का, ठीक है, 1.5 वोल्ट का 1.5 वोल्ट, ठीक है, 1.5 वोल्ट का 3 4 5 जितना सेल ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, उतना सेल लेना है। ठीक है, जैसे हम तैयार कर रहे हैं परिपथ मान लो। ठीक है, एक सेल लिए, 2 सेल लिए, 3 सेल लिए। ठीक है, ये मान लो कोई प्रतिरोध है। ठीक है,
यहाँ पर मान लो एमीटर है, यहाँ पर स्विच कुंजी, ठीक है, से क्या किए हम, परिपथ तैयार किए, ठीक है, क्या किए, परिपथ तैयार किए, ठीक ना। ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं वो हिसाब से आप लोग को लिखना है, ठीक है, कि 1.5 वोल्ट का, ठीक है, 1.5 वोल्ट का 3 गो 4 गो, ये 3 गो लिखिएगा आप लोग, ठीक है। तो 1.5 वोल्ट का 3 सेल लेते हैं, उसके बाद क्या लेना है, प्रतिरोध लेना है, ठीक है, प्रतिरोध, उसके बाद इसको वोल्ट मीटर में पास क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, ये वोल्ट मीटर है, ठीक है। इसके बाद ए मीटर है, धारा मापने, वोल्ट मीटर विभवांतर मापने के लिए कुंजी है, स्विच, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले परिपथ में एक बैटरी को, एक सेल को जोड़ते हैं, ठीक है, एक सेल को जोड़ते हैं, तो उसमें जो धारा उत्पन्न होता है उसको ए मीटर से, और जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसको वोल्ट मीटर से, ठीक है। तो जब मापते हैं ना, तो वोल्ट मीटर में हमको क्या पता चलता है कि विभवांतर का मान 1.5 वोल्ट है और धारा का मान कितना है, 1 एम्पियर, ठीक है। अब जब परिपथ को 2 सेल से जोड़ा जाता है, ठीक है, 2 सेल से जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर का मान कितना हो जाता है, 3 वोल्ट, और ए मीटर का मान कितना हो गया, 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर हो गया, ठीक है। अब जब 3 सेल से जोड़ा जाएगा, ठीक है, इसको कितना सेल से, 3 सेल से परिपथ को जोड़ा जाएगा, तो उसका जब विभवांतर का मान हो जाएगा 4.5 वोल्ट, और धारा का मान कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक स्थिति में हम V/I का मान देखते हैं ना, देखो प्रत्येक स्थिति में V/1.5/1 करेंगे तो 1.5 पे आएगा, 3/2 करेंगे तो 1.5 आएगा, 4.5/3 करेंगे, सब में कितना आ रहा है, 1.5 आ रहा है कि नहीं। तो प्रत्येक स्थिति में V/I का मान क्या आता है, नियत रह रहा है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में V/I का मान क्या रह रहा है, नियत रह रहा है, और प्रत्येक स्थिति के V तथा I के मान को लेकर, ठीक है, प्रत्येक स्थिति में V तथा I के मान को लेकर एक ग्राफ खींचेंगे ना, यहाँ पर धारा रहता है, ठीक है, और यहाँ पर विभवांतर रहता है। प्रत्येक स्थिति में V तथा I के मान को लेकर ग्राफ खींचेंगे ना, तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 लिख दीजिए आप लोग, इधर भी 1 2 3 4 लिख दीजिएगा, ठीक है। एक सरल रेखा प्राप्त होता है, इससे ओम का नियम क्या होता है, सत्यापित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का जो अथवा है वो भी बताते हैं कि पास क्रम संयोजन क्या होता है, 3 प्रतिरोधकों R1 R2 तथा R3 के पास क्रम संयोजित है, तो दर्शाए कि उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये हम लोग को बताना, ठीक है। तो पास क्रम संयोजन क्या है, पहले वो समझ लो, ठीक है। देखो उसका पहले डायग्राम बनाते हैं पास क्रम संयोजन का, ठीक है। पहला प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है, आप लोग सही से बना लीजिएगा, ठीक ना। ये तीसरा प्रतिरोध है, 3 गो, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे कि सभी प्रतिरोधकों के पहले सिरे को पहले सिरे से, तथा सभी प्रतिरोधक मतलब R1 R2 R3 तीनों प्रतिरोधक है, तो सभी प्रतिरोधकों के पहले सिरे को पहले सिरे से तथा सभी प्रतिरोधकों के दूसरे सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को बोला जाता है पास क्रम संयोजन, ठीक है। इसके बाद और एक लाइन लिखना है क्या, कि इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधकों से एक समान विभवांतर होता है, ठीक है, जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो क्या होता है, एक समान, पर यहाँ पर जो विभवांतर होगा, ठीक है, यहाँ पर जो विभवांतर होगा, यहाँ पर जो विभवांतर होगा, यहाँ पर विभवांतर होगा, वो क्या होगा, सब जगह क्या होगा, एक समान होगा, ठीक है, याद रखना क्या होता है। फिर से और एक बार सुन लो कि सभी प्रतिरोधकों के पहले सिरे को पहले सिरे से तथा सभी प्रतिरोधकों के दूसरे सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को पास क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधकों से एक समान विभवांतर उत्पन्न होता है, या फिर होता है एक समान, सभी प्रतिरोधकों में एक समान विभवांतर होता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन उसी में है कि 3 प्रतिरोधक R1 R2 R3, R1 है प्रतिरोधक, ये मान लेते हैं, R2 है, ये प्रतिरोध इसका कितना है, ये प्रतिरोधक का प्रतिरोध R3 है, ठीक है। तो पास क्रम संयुक्त है, तो दर्शाए कि उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो समतुल्य प्रतिरोध यहाँ पर हम लोग को दिखाना है, ठीक है। तो ओम का नियम से हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, I/R, ओम का नियम। तो I बराबर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, I बराबर लिख सकते हैं V/R लिख सकते हैं, इस समीकरण एक मान लेते हैं, ठीक है। उस दूसरा बात और क्या मान लेना है कि सभी जो परिपथ में प्रवाहित तुल्य प्रतिरोध I बराबर क्या होगा, तो I बराबर होगा, आप लोग को याद रखना है, I1 प्लस I2 प्लस I3, इस सभी प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध होगा, सभी प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान होगा, कुल धारा का मान I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो I बराबर क्या हो गया, V/R हो गया, ठीक।
अब देखो मान लो क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, सॉरी फिर से बना देते हैं फिगर, ठीक है, तब दिमाग में याद रहेगा कैसा था फिगर, तभी बनेगा। 3 को प्रतिरोधक है, यहाँ क्या है R1 है, ये कितना है प्रतिरोध R2 है, ये प्रतिरोध कितना है R3। तो यहाँ पर जो विद्युत धारा प्रवाहित रहो उसका I का मान, ठीक है, तो वहाँ से हम I1 निकाल सकते हैं, ये वाला इसको हम क्या बोल सकते हैं I1, इसको I2, इसको I3 बोल सकते हैं, ठीक है। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा V/R1, ठीक। फिर I2 बराबर क्या हो जाएगा, तो I2 बराबर हो जाएगा तो V/R2, ठीक है, यहाँ से I2 निकालें। अब यहाँ I3 बराबर क्या हो जाएगा V/R3, ठीक है। ये समीकरण 1 पहले मान चुके थे, ये समीकरण 2 इसको मान लेना है, ये समीकरण 3 मान लेना है, ये समीकरण 4 मान लेना। अब समीकरण 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर, अब समीकरण 2, 3 तथा 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि I1 प्लस I2 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 हम पहले बता चुके हैं कि क्या होता है, कुल परिपथ में प्रवाहित कुल धारा के बराबर I के बराबर होता है, तो I बराबर हो गया I1 प्लस I2 I प्लस किसके बराबर हो गया I के परिपथ में कुल प्रवाहित धारा के, ठीक है। उसके बाद यहाँ V क्या कर लो, कॉमन ले लो, V कॉमन ले तो क्या बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये सब बचा, ठीक है। तो आई बराबर इतना बचा। अब देखो हम एक बार बता चुके हैं फार्मूला कि आई बराबर क्या होता है V/R, ठीक है। फार्मूला शुरू में समीकरण 1 जो हम लिखे थे, ठीक है, ओम का नियम से आई किसके बराबर होता है V/R के बराबर, इसको हम लिख सकते हैं V/R, आई बराबर ये आई की जगह V/R बराबर V का V। उसके बाद ये जो है R1 R2 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इधर लिखाएंगे तो भी क्या होगा कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ, तो वहाँ क्या बचा कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। इसी को बोला जाता है P लिखा जाता है, पास क्रम है पैरेलल है इसलिए इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि धातु और धातु में कोई 5 अंतर लिखना है, ठीक है। धातु और अधातु में कोई 5 अंतर लिखना है हमको, तो 5 अंतर क्या हो जाएगा इसमें कि देखो इस तरह से आप लोग बांट लीजिएगा, ठीक है। पहला हम क्या आता है धातु चमकदार होती है और इसमें धातु अधातु चमकदार नहीं होती है। धातुएं विद्युत के चालक होती है, अधातुएं विद्युत की चालक नहीं होती, ठीक है। धातुएं उष्मा की चालक होती है और अधातुएं उष्मा की चालक, सॉरी 2 है, ठीक है, अधातु में उष्मा के चालक नहीं होते, ठीक है। धातुएं क्या होते हैं, धातु विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, अधातु विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा। 5 में क्या लिखिएगा, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके भस्मी ऑक्साइड बनाता है, कैसा ऑक्साइड बनाता है भस्मी ऑक्साइड, और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो बनाता है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। ये 5 का आंसर आप लोग याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का ही अथवा में दिया गया है कि निम्नलिखित यौगिकों संरचना सूत्र लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला और आसान भी। तो इथेनोइक अम्ल का पहले बनाना है कि इथेन क्या क्या होता है याद रखना है, पहले शुरू होता है मीथेन से, ठीक है, तो CH4 मीथेन, C2H6 क्या होगा इथेन, C3H8 मीथेन इथेन प्रोपेन, C4H10 मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, C5H12 मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, ठीक है, और C6H14 ये हो गया हेक्सेन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ये सब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है इथेनोइक अम्ल, तो इथेन से शुरू हो रहा है मतलब C के वो 2 होगा, तो 1 2 C, ठीक है। और ये जुड़ रहा है ओइक अम्ल जुड़ रहा है इथेन और ओइक अम्ल, तो ओइक अम्ल का आप लोग याद रखने अगर इसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है कि डबल बॉन्ड O होता है और सिंगल बॉन्ड H होता है, ये प्रक्रियात्मक समूह होता है किसका ओइक अम्ल का, ठीक है। इथेन प्लस ओइक अम्ल जुटा है, ठीक है, और यहाँ पर 3 गो H लग जाएगा, 1 गो H यहाँ पे, 1 गो H यहाँ पे, 1 गो H यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा CH3, अगर सूत्र लिखना चाहे संरचना हो गया, ठीक है, इसका सूत्र नहीं बोला है सूत्र भी, तो सूत्र लिखिए कैसे C और H के को 1 2 3 CH3 हो गया, उसके बाद C, ठीक है, सॉरी यहाँ पर डबल OH होता है, यहाँ पर OH होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे इथेनॉइक ओइक अम्ल का क्या होता है C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH होता है, सूत्र क्या हो जाएगा CH3C डबल OH, ये होता है इथेनॉइक अम्ल का, ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन बी, ए और बी हो गया। अब मीथेन, मीथेन का सबसे आसान होता है, ठीक है। मीथेन में क्या होता है सबसे आसान, क्या होता है CH4, सॉरी, मीथेन का क्या होता है CH4 होता है, ठीक है। कितना CH4 इसका सूत्र होता है, ठीक है। तो कैसे बनेगा C, यहाँ पर H 4 गो इधर जोड़ देना है, 1 H 2 H 3 H 4, ये मीथेन हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं प्रोपेन, ठीक है। क्या दिया, प्रोपेन का भी आसान है, ठीक है। प्रोपेन तो मीथेन इथेन प्रोपेन, तो क्या होता है C3H8 दुगुना होता है, एगो C 2 गो C 3 गो C, एच के गो दिन 8, एगो यहाँ है 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8, सब जगह यहाँ से जोड़ देना, यहाँ एच 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 यहाँ जोड़ दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला दिया गया है प्रोपेन हो गया। अब पेंटेन, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, पेंटेन में C5H12, इसे दुगुना, दुगुना से दो ज़्यादा याद रखिएगा, ठीक है। सीखे को 5 को 1 2 3 4 5, अब सब जगह एच जोड़ देना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सब जगह एच जोड़ दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है बेंजीन, बेंजीन का सूत्र आप लोग याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, C6H6 होता है, ठीक है। C6H6 से बेंजीन का सूत्र होता है, इसका संरचना करना है, तो कैसे होता है C के गो लेना है 6 गो लेना है, ठीक है। तो 6 गो C लेते हैं, ठीक। तो एक ऐसे एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, ये भी आप लोग याद रखना, 2 3 3 गो हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 गो इधर से लेते हैं, ठीक है, 4 5 6, ठीक है। तो C के गो हो गया 6, सॉरी 5 गो होगा ना, 6 गो लेना C, ठीक है, सॉरी फिर से बनाते हैं, ठीक है। C6H6 होता है, ठीक है, C6H6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। C6, तो यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक। C6H हो गया। H कितना लेना है, H भी 6 लेना है, तो यहाँ भी 1 लेना है, ठीक है। H कितना लेना है, सब जगह को, यहाँ एगो H 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 यहाँ एगो H, 6 एगो हो गया, यहाँ H 1 यहाँ एगो 2 यहाँ एगो 3 यहाँ एगो 4 यहाँ एगो 5 यहाँ एगो 6, C6H6, ठीक है। ये एगो साइक्लोपेंटेन याद रख रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, C6H12, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन का, साइक्लोपेंटेन का C5H10 होता है, ठीक है, याद रखिए थोड़ा बहुत। अब दिया है कि मनुष्य में 19 नंबर का एक दिया गया, बायोलॉजी का शुरू हो रहा है, ग्रुप 20 को बोला है, ठीक है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र जो भाग है, तो वृक्क जो होता है ना, ये जो उत्सर्जन अंग, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र का भाग अंग, ठीक है, वृक्क, तो ये हो गया उत्सर्जन। स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वयंपोषी में आता है पेड़ पौधे, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, जल भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, सूर्य के प्रकाश भी जरूरी है, तो इसका ऑप्शन ख जो है वो सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ख इसका सही है, उपरोक्त सही, ठीक, उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। पादप में जाइलम उत्तरदायी, तो जाइलम द्वारा क्या होता है, जल और खनिज लवण का क्या होता है, वहन होता है, ठीक है, ऊपर की ओर, ऊपरी मुखी याद रखना, तो जल का वहन, ये ऑप्शन क सही है, ठीक है। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो अंडाशय तो है, गर्भाशय भी है, डिम्ब वाहिनी भी है, तो नहीं है पूछ रहा है, तो डिम्ब वाहिका नहीं है, ठीक है, कौन नहीं है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी, शुक्र वाहिका, ठीक है, शुक्र वाहिका नहीं है, डिम्ब वाहिका है, सॉरी डिम्ब वाहिका है, शुक्र वाहिका नहीं है, अंडाशय गर्भाशय डिम्ब वाहिनी, ठीक है, ये सब है, तो क्या नहीं है, शुक्र वाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है, द्विलिंगी, द्विलिंगी में जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होता है, तो उड़हुल में दोनों होता है, ठीक है, मटर में भी दोनों होता है, ये याद रख लो, आप लोग याद रखना, ठीक है। और एक लिंगी तो नहीं होगा, इस द्विलिंगी, इसका ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन है कि खाली स्थान को भरें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि डैश और डैश को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ठीक है, तो डैश मैंने कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है, दो जगह क्या भराएगा, कोयला भराएगा और पेट्रोलियम, ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन देखो 21 कि रक्त के कोई दो कार्य लिखे, ठीक है। तो रक्त का पहला कार्य आप लोग याद रखना, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, ठीक है, किसको नियंत्रित करता है, ताप को। दूसरा क्या होता है,
कि खून से क्या होता है कि फेफड़ों से जो हमारे खून शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है ना, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है। और विभिन्न अंगों से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लाता है, और फेफड़ा से इसको क्या करता है, शरीर से बाहर निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। मैंने क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन होता है दूसरा, ठीक है। तीसरा ये आप लोग याद रख सकते हैं कि खून से क्या होता है, खून में जो अपशिष्ट नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थ होता है वो वृक्क तक पहुंचता है, वृक्क में नेफ्रॉन जो होता है उसको छानता है, उसके बाद उसी तरह उत्सर्जन अंगों द्वारा इसको शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये तीसरा कार्य हो गया रक्त का, ठीक। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक ही याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो ऐसे जंतुओं के नाम लिखे जिसमें बाह्य निषेचन होता है। निषेचन दो प्रकार का, अंतर्निषेचन और बाह्य निषेचन। अंतर्निषेचन जिसमें मादा के शरीर के अंदर होता है निषेचन वो अंतर्निषेचन, जिसमें से मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन। इसका दो आप लोग याद रखना है, जलीय जीव में आता है इसमें बाह्य निषेचन होता है, जैसे मेढक एक याद रख सकते हैं आप लोग, दूसरा मछली याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कैसे है। कि धूम्रपान करने से तो जो हम लोग धूम्रपान करते हैं उसका इफेक्ट शरीर के फेफड़ा पर पड़ता है फर्स्ट, और दूसरा क्या आता है खून में। धूम्रपान में याद रखना कि इसमें पाया जाता है निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में, ठीक है। तो निकोटीन पाया जाता है खून में या रक्त में, निकोटीन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे हमें कैंसर हो सकता है, एक वाला कि कैंसर हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, हमें मोतियाबिंद जैसे नेत्र रोग हो सकते हैं, ठीक है। कैंसर, मोतियाबिंद तथा फेफड़ा संबंधित रोग हो सकते हैं इस करने से, धूम्रपान करने से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि लैंगिक जनन के कोई दो लाभ लिखिए, ठीक है। दो लाभ फर्स्ट क्या लिखना है कि संतति में, ठीक है, संतति में विभिन्नताएं पाई जाती है, ठीक है। संतति में क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं, ठीक है। पहला याद रखना संतति में विभिन्नताएं पाई जाती है। दूसरा क्या याद रखना है कि संतति में नर तथा मादा दोनों के गुण पाए जाते हैं, नर तथा मादा के दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। दो ये सब आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक। अब दिया गया 25 कि 25 में क्वेश्चन है कि स्वयंपोषी और विषमपोषी में कोई चार अंतर लिखना है, ठीक है। तो चार अंतर क्या लिख सकते हैं पहले कि स्वयंपोषी प्रकाश संश्लेषण किया अगर भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, और ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों या पादपों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, पहला लिख सकते हैं आप लोग। दूसरा क्या है याद रख सकते हैं, दूसरा याद रख सकते हैं कि इसको जो पेड़ पौधे को उत्पादक कहा जाता है, ठीक है। एज विषमपोषी को जो उसमें उपभोक्ता या फिर अपमार्जक कहा जाता है, ठीक है। तीसरा क्या याद रख सकते हैं कि इसमें जो भोजन तैयार होता है दिन में होता है, इसमें भोजन किस में तैयार होता है, दिन में, स्वपोषी में, और विषमपोषी भोजन दिन में या रात में कभी भी इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चौथा क्या कर सकते हैं, चौथा रख सकते हैं इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। क्लोरोफिल उपस्थित रहता है और इन जीवों में क्लोरोफिल अनुपस्थित रहता है, ठीक है। चार गो उत्तर आप लोग रख सकते हैं याद, ठीक। अगला देखते हैं कि दिए गए चित्र 1 और 2 को नामांकित करें, ठीक है। 1 और 2 दिया गया है उसको क्या करना है, नामांकित। तो 1 जो है 1 को बोलते हैं हम लोग अंडाशय, ठीक है। और जो 2 दिया गया उसको बोला जाता है अंडवाहिका या फिर फैलोपियन ट्यूब बोला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग चित्र बना लीजिएगा, ठीक है।